गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में 2.9 तक कंप्लीट किया था, बट कई सारे स्टूडेंट को 2.2 जो क्वेश्चन है उसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा था। चलो तो वो एक बार देख लेते हैं। 2.2 क्वेश्चन 2.2 बहुत ही सिंपल था एक्चुअली, फर्स्ट चैप्टर के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। बराबर, क्वेश्चन आपको ये पूछा है फर्स्ट उसके अंदर कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। ओके, उसके अंदर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड आउट करने हैं 1 मोल ऑफ इथेन में, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ मीथेन। बराबर, तो सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। तो सिंपल है, कार्बन एंड 4 हाइड्रोजन है। कार्बन के एटॉमिक नंबर है 6, दैट मीन्स उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। तो एटॉमिक नंबर के डेफिनेशन से ही हमें मिल जाएगा कि उसके अंदर 1 होता है, तो ऐसे 4 हाइड्रोजन है तो टोटल 4, तो कितना हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है? एक मॉलिक्यूल के अंदर। अब 1 मोल का क्या हो जाएगा? बराबर, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल तो क्या हो जाएगा? सिंपली 10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कि एक मॉलिक्यूल में इतने 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 मोल दैट मीन 6.022 इंटू 10⁻23 में कितने हो जाएंगे? सिंपल कैलकुलेशन था, 6.022 इंटू 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स। बराबर, सिंपल था। चलो नेक्स्ट है कार्बन 14, और वो भी कितना दिया है? 7 मिलीग्राम। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या दिया है, वो लिख लेते हैं कि मास ऑफ कार्बन 14, ये नॉर्मल कार्बन नहीं है, उसका आइसोटॉप है, 7 मिलीग्राम। दैट मीन्स 7 इंटू 10⁻³ ग्राम। ओके, ये आपको पता चलना चाहिए। चलो, उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, कार्बन 14 7 मिलीग्राम आपको दिया है। 7 मिलीग्राम मतलब इतना मास हो जाएगा। बराबर, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा? बहुत ही सिंपल मेथड है। कार्बन 14 है, दैट मीन्स उसके अंदर सबसे पहले तो आप क्या फाइंड आउट करो कि उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं। तो बेसिकली 7 मिलीग्राम आपको दिया है जो मास है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो आपको मास दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग मोल्स फाइंड आउट कर लेते हैं। बराबर, तो मोल क्या हो जाएगा? मोल इज इक्वल टू मास बाय एटॉमिक मास। यहाँ पे क्योंकि एटम है, 7 मिलीग्राम दैट मीन्स 7 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन जनरली 12 लिखते हैं, बट यहाँ पे क्या लिखना होगा 14, क्या लिखना होगा 14 लिखना होगा, ये आपको पता चलना चाहिए, बराबर। तो फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.5 इंटू 10⁻³ मोल। ओके, चलो, तो इतने मोल आपको कार्बन दिया है, बराबर। तो अब तो सिंपल हो गया, इतने मोल आपको दिया है, आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आउट करने हैं, बराबर। तो हमें क्या पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितने कार्बन के टोटल एटम्स है, वो पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कार्बन 14 एटम्स इज इक्वल टू, ये मोल है, मोल का हम लोग वैल्यू इनपुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, चलो इसका आंसर क्या आएगा 3.011 इंटू 10⁻20 एटम्स मिल गए हमें। चलो, तो हमें नंबर ऑफ एटम्स मिल गए जो कितने हैं 7 मिलीग्राम में है। अब फाइंड आउट करते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 1 एटम ऑफ कार्बन 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एटॉमिक मास 14 है इसका, बराबर। एटॉमिक मास का मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास 14 है, न्यूट्रॉन हमें नहीं पता है बट प्रोटॉन तो पता है, एटॉमिक नंबर 6 है उसकी वजह से। तो फिर 6 प्रोटॉन है, टोटल मास 14 है, तो इसका मतलब 8 न्यूट्रॉन होना चाहिए। ओके, तो एक एटम के अंदर 8 न्यूट्रॉन है, तो फिर इतने एटम जो 3.11 इंटू 10⁻20 है उसके अंदर कितने होंगे, तो फिर हमारा आंसर मिल जाएगा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14 इज इक्वल टू 8 इंटू 3.011 इंटू 10⁻20, तो कितना हो जाएगा 24.088 इंटू 10⁻23 टोटल एटम्स, सॉरी न्यूट्रॉन हो जाएंगे। सिंपल था। चलो, वैसे ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है कि टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, आपको एक न्यूट्रॉन का मास दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम आपको दिया है। ओके, तो फिर आपके टोटल कितने एटम्स हैं, इतने, तो फिर टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन 14 कितना हो जाएगा कि एटम्स आपके 3.011 इंटू 10⁻20 है, एंड एक न्यूट्रॉन का मास कितना है, सॉरी हमें तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का ही मास फाइंड आउट करना है, तो न्यूट्रॉन्स तो हमारे पास है 24.088 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, एंड मास एक का हमें पता है
1.675 इंटू 10⁻⁻27। इसका जो भी आंसर आता है वो आंसर किस में आएगा, किलोग्राम में। वो क्या होगा, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन, टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। ओके, सिंपल था। अब मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि कैसे करना है। तो जो थर्ड है वो अब मैं आपके ऊपर फाइंड आउट करने के लिए छोड़ता हूँ, बराबर। अब आपको कर लेना है, सेकंड जो है उसके जैसा ही थर्ड है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोला है, 7 मिलीग्राम की जगह आपको दूसरा कुछ दिया है। मोल फाइंड आउट करो, मोल के ऊपर से आपको नंबर ऑफ एटम्स मिलेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, उसके हिसाब से क्या करो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कोई एक एटम के अंदर फाइंड आउट करो। एक के अंदर इतने हैं तो जो भी आपके एटम्स के नंबर आए उसके अंदर कितने होंगे, सिंपल है, बराबर। तो थर्ड अभी भी मैं आपको होमवर्क में दूंगा, खुद ट्राई करने की कोशिश करो, सिंपल है। चलो, तो 2.2 कंप्लीट हुआ है हमारा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आए हैं 2.10, 2.9 तक हमने कंप्लीट किया था। चलो 2.10 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 242 नैनोमीटर इज जस्ट सफिशिएंट टू आयोनाइज द सोडियम एटम। कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल, बराबर। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, तो आपको क्या दिया है, लैम्डा वेवलेंथ दिया है, कितना, 242 नैनोमीटर। इट मीन्स क्या करना है आपको, बेसिक यूनिट 10⁻⁹ मीटर इसके अंदर कन्वर्ट करना था, बराबर। चलो फिर क्या है, कैलकुलेट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलो जूल पर मोल। तो एक्चुअली आपको एनर्जी फाइंड आउट करनी है, बट किसके अंदर, किलो जूल पर मोल में। तो सबसे पहले जूल में तो फाइंड आउट करते हैं। E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, hc बाय लैम्डा, h 6.626 इंटू 10⁻⁻34, C है 10⁸ डिवाइडेड बाय 242 इंटू 10⁻⁹। चलो इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 8.22 इंटू 10⁻⁹ जूल आएगा। आपको क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है किलो जूल पर मोल। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं। किलो जूल में कन्वर्ट करना है जूल को, तो क्या करना होगा, सिंपली 1000 से डिवाइड करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 10⁻22 किलो जूल हो जाएगा पर मोल एनर्जी। तो सिंपल है, 8.22 इंटू 10⁻⁻22 मोल से हमें मल्टीप्लाई करना होगा 6.22 इंटू 10⁻23 कि एक मोल के लिए कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट होगा, बराबर। तो इसका आंसर आएगा 495 किलो जूल पर मोल। क्वेश्चन पढ़ो, यूनिट कौन सा दिया है, फाइनल क्या आंसर मांगा है, उसके हिसाब से आंसर लाओ। चलो 2.11 A 25 watt bulb emits monochromatic yellow light of wavelength of 0.57 micrometer. Calculate the rate of emission of quanta per second.
अगेन क्वेश्चन रीड करो, देखो कि क्या दिया है। अ 25 वॉट बल्ब, दैट मीन्स आपको एनर्जी दी है बराबर बल्ब की। तो सबसे पहले आपको ये रिलेशन आना चाहिए कि 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड होता है। दैट मीन्स 1 सेकंड के अंदर 1 जूल एनर्जी एमिट करेगा कोई भी बल्ब। अगर 25 वॉट बल्ब बोला है, 50 वॉट बल्ब बोला है, क्योंकि आप लोग अगर बाज़ार में गए हो बल्ब परचेस करने के लिए तो वॉट में बोलते हैं कि 60 वॉट का है, 100 वॉट का है बल्ब, 1 वॉट का है। ओके, तो वॉट मतलब क्या है कि वो पर सेकंड कितना एनर्जी जूल में प्रोड्यूस कर रहा है वो दिखाएगा। तो फिर आपको कितना दिया है, 25 वॉट बल्ब दिया है, इसका मतलब 25 जूल पर सेकंड वो क्या है, टोटल एनर्जी है किसका, बल्ब का। ओके चलो, फिर क्या है कि उसकी वेवलेंथ दी है कि उसमें से जो लाइट निकल रही है उसकी वेवलेंथ आपको दी है कि 0.57 माइक्रोमीटर। अगेन माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर बराबर। चलो, तो हम लोग ये जो वेवलेंथ है, मतलब ये जो रेडिएशन निकल रहा है, ये एक रेडिएशन की वेवलेंथ है, ऐसे बहुत सारे वेवलेंथ है, रेडिएशन है सॉरी। तो उसकी एनर्जी पहले तो फाइंड आउट कर लेते हैं कि E इज इक्वल टू hc/λ। ये हमें एनर्जी किसकी मिलेगी, एक रेडिएशन की बराबर। h 6.626 इंटू 10⁻⁻34, c है 3 इंटू 10⁸8 डिवाइडेड बाय 0.57 इंटू 10⁻⁻6। तो इसका आंसर आएगा आपका 3.49 इंटू 10⁻⁻19 जूल बराबर। ये आंसर आया। ये आंसर क्या है, एनर्जी ऑफ 1 रेडिएशन, एंड ये क्या है, टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी है पर सेकंड जो निकल रहा है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकंड, दैट मीन्स पर सेकंड कितने रेडिएशन एमिट कर रहा है वो। तो एक की एनर्जी ये है, टोटल एनर्जी है, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्वांटा पर सेकंड। आपको नंबर्स फाइंड आउट करना है, तो टोटल है 25 डिवाइडेड बाय हम लोग एक क्वांटम की एनर्जी डालते हैं बराबर। तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, वो आएगा 7.16 इंटू 10⁻19। इतने क्वांटम पर सेकंड मतलब इतने रेडिएशन पर सेकंड बाहर निकल रहे हैं बराबर। सिंपल था 2.11। चलो 2.12 देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ जीरो वेलोसिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, जीरो वेलोसिटी, फ्रॉम अ मेटल सरफेस when it is exposed to radiation of wavelength 6800 angstrom. Calculate the threshold frequency and work function of the metal. Work function that means threshold energy बराबर। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपको ज़ीरो वेलोसिटी से एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन बराबर। तो
फाइंड आउट करो कि आपका फॉर्मूला क्या हो सकता है फोटो इलेक्ट्रिसिटी का, फोटो इलेक्ट्रॉन का। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, और उसको वर्क फंक्शन W0 भी बोला जाता है, याद रखना, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv² होता है। आपको क्लियरली मेंशन किया है कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विथ 0 वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स are emitted with 0 velocity, that means काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, तो फिर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 हो जाएगा। इससे आपका बहुत सारा काम आसान हो जाएगा कि टोटल एनर्जी है वो ही थ्रेशोल्ड एनर्जी है या वर्क फंक्शन है। इसका मतलब एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू 0 हो गया, एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा 0 हो गया। इसके फॉर्मूला ही इनपुट किए हैं, दैट मीन्स न्यू इज इक्वल टू न्यू 0 हो गया एंड लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 0 हो गया। तो जो आपको यहाँ पे लेमडा दिया है यहाँ पे कि वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम, एक्चुअली वो क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही है, बराबर, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो आप ν0 फाइंड आउट कर सकते हैं। ν0 इज इक्वल टू C बाय लेमडा 0। वैल्यूज इनपुट करो, आंसर आ जाएगा। सेम वे वर्क फंक्शन और वी कैन से थ्रेशोल्ड एनर्जी वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं, hc बाय लेमडा 0। वैल्यूज इनपुट करो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो सिंपल है, सॉरी 2.12, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी इसके अंदर। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। क्वेश्चन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ो, इसलिए मैं बोलता हूँ, बराबर, आपको आंसर उसके अंदर से ही मिलेगा। चलो उसके बाद देखते हैं 2.13। What is the wavelength of light emitted when electron in a hydrogen atom undergoes transition from an energy level with n is equal to 4 to an energy level n is equal to 2? बराबर। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए कि कोई एक लेवल से दूसरे लेवल में जा रहा है, तो जो हाइड्रोजन के लिए बोला है स्पेसिफिकली, बराबर, और रिडबर्ग्स फॉर्मूला और बाल्मर सीरीज, पाश्चन सीरीज था, वो आपको याद आना चाहिए। फॉर्मूला क्या था कि 109,677 1/n1² माइनस 1/n2²। ओके, तो यहाँ पे आपको n1 भी दिया है कि n1 4 है, सॉरी क्या दिया है आपको, n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 2 में जाता है। तो n1 2 है, लोअर एनर्जी स्टेट, एंड हायर एनर्जी स्टेट क्या है, 4 है। ये दोनों वैल्यू इनपुट करो इसके अंदर, तो आपको क्या मिलेगा, न्यू बार मिलेगा इसका आंसर। और यूनिट क्या है पीछे, सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखना, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आपको न्यू बार तो पूछा नहीं है, वेव नंबर तो आपको पूछा है, वेवलेंथ पूछा है। वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ फ्रॉम वेव नंबर। न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ होता है, तो उसके ऊपर से लैम्डा इज इक्वल टू 1/न्यू बार। ये जो आंसर आवे उसका इन्वर्स कर दो, यूनिट क्या होगा, अगेन सेंटीमीटर, आ जाएगा आपका आंसर।
आपको कैलकुलेशन खुद करने के लिए इसलिए दे रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस हो सके उसकी, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा ये करना, बराबर। चलो, तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं 2.13 तक। नेक्स्ट लेक्चर में 2.14 से हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।